क्या करूं मैं भगवान, हर दरवाजा खटखटा लिया, कोई नहीं सुनता गरीब की आवाज। बस एक दवाई और चाहिए, बस एक, वरना ये सांसें ये भी साथ छोड़ देंगी मेरा। सीमा, ज्यादा मत भाग, परी का ख्याल रखना, तू बहुत थक गई है। थकने का हक तो अमीरों को होता है जी, हम तो जीते ही हैं, बस टूटते रहने के लिए। रात बीत चुकी है। सुबह की हल्की रोशनी झोपड़ी की टूटी खिड़की से अंदर आ रही है। रमेश बेसुध सा पड़ा है। सीमा बैठी है, थकी, पर उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं। सीमा, लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगा। तेरे हाथ ठंडे पड़ रहे हैं रमेश, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। तेरे लिए, मेरी बेटी के लिए मैं कुछ भी करूंगी, किसी से भी हाथ फैलाऊंगी। मैं अपने बड़े भैया के घर जाती हूँ, वह मुझे जरूर मदद करेंगे। कच्चे रास्ते पर सीमा की हड़बड़ाती चाल, पसीना, धूल और आंखों में डर के साथ उम्मीद। वह भाई के बड़े से पक्के घर के सामने पहुंचती है। दरवाजा खटखटाती है। भाभी, भाभी दरवाजा खोलो जल्दी। सीमा, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? किस लिए आई हो? भाभी, भैया हैं क्या? रमेश की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, डॉक्टर ने दवा लिखी है, कुछ पैसे चाहिए थे, बहुत जरूरी है भाभी। तेरा भाई तो शहर गया है व्यापार के काम से, और पैसे? सीमा, बार बार क्यों आती हो मांगने? हमारे पास भी छप्पर फाड़ के धन नहीं बरसता है, समझी? भाभी, बस 100-200 रुपए दे दो, बाद में भैया से बात करके लौटा दूंगी। रमेश की सांसें अटक रही हैं, मैं कुछ भी कर लूंगी भाभी, प्लीज। सीमा, हम भी किसी को जवाब देने वाले हैं क्या? भिखारियों का घर बना रखा है जो जब देखो आध हमको। और सुनो, अभी तुरंत निकलो यहाँ से, मुझे पूजा की थाली सजानी है। यह सब बात सुनते ही आंखों से आंसू झलक पड़े। वह अपने घर की ओर जाने लगी। अचानक मौसम बदल गया, बारिश शुरू हो चुकी है। उसके आंसू बारिश में बह रहे हैं, पर उसकी सिसकी साफ सुनाई दे रही है। किसी का क्या भरोसा करें अब, अपनों के चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल, वो तो पत्थर से भी सख्त निकला। सीमा जब घर पहुंची तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। रमेश शांत पड़ा था, जैसे गहरी नींद में हो, और पास में उसकी बेटी परी मासूमियत से बैठी थी। लेकिन अब वो नींद कभी नहीं खुलेगी। रमेश इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुका था। रमेश की मौत के साथ ही जैसे सीमा के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आंखों के सामने अपनी मासूम परी को देखकर उसका दिल रो उठा। अब ये नन्ही सी जान सिर्फ उसी की जिम्मेदारी थी। कुछ दिनों तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करे, कैसे करे। घर की दीवारें भी अब खाली खाली सी लगने लगी थीं। हर कोना रमेश की याद दिलाता था और हर सांस बोझ बन चुकी थी। लेकिन फिर भी उसे जीना था, अपनी परी के लिए। दरवाजे पर दस्तक होती है। सीमा दरवाजा खोलती है। सामने उसका बड़ा भैया सुरेश खड़ा है। भैया, आप? कैसे ना आता बहन, सुना तो कलेजा फट गया। चल बैठ, मैं तेरे लिए कुछ पैसे लाया हूँ। इस मुश्किल घड़ी में तू अकेली नहीं है। सुरेश जेब से पैसे निकालकर सीमा को देता है। सीमा कांपते हाथों से पैसे लेती है। भैया, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, रोज अच्छी कमाई हो जाती है। ठीक है सीमा, फिर मैं चलता हूँ, मुझे घी लेकर बाजार भी जाना होगा। सुरेश जैसे ही घर में कदम रखता है, उसकी पत्नी किचन से बाहर आती है। उसके चेहरे पर गुस्से की लहर साफ दिख रही है। तो दे आए ना आखिर पैसे अपनी प्यारी बहन को। मैंने तो सुबह ही कहा था मत देना, मगर तुम तो बस उसी की फिक्र में मरे जाते हो। अरे रमेश अब नहीं रहा, सीमा अकेली पड़ गई है, एक बच्ची भी है उसके साथ। कुछ तो करना ही था। तो क्या हम यहाँ बैठे हैं फूल तोड़ने? हमारे घर में कोई बरसात का बादल है क्या जो पैसा बरसेगा? मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी पूरे 2000 देने की?
वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एक पुलिस की जीप आकर खड़ी होती है और सुरेश को घी में मिलावट के जुर्म में गिरफ्तार करके जेल खाने में बंद कर देती है। इधर सीमा इन सब चीजों से बिल्कुल अनजान रहती है। इन पैसों से कुछ दिन तो गुजर बसर हो जाएगा, लेकिन हमेशा किसी के भरोसे तो नहीं बैठ सकती। एक काम करती हूँ, कुछ पैसे को घर चलाने के लिए रख लेती हूँ। बाकी के पैसे से हम अपने छोटे से खेत में खेती करूँगी। माँ, मुझे तरबूज खाने का बहुत मन करता है। तुम तरबूज का खेती करो ना, और ऐसे भी गर्मी के दिनों में तुम्हारे तरबूज बहुत बिकेंगे। तुम ठीक कह रही हो परी बेटा, मैं खेतों में तरबूज ही लगाऊंगी। आज ही मैं जाकर बाजार से तरबूज का बीज लेकर आती हूँ। तुम दरवाजा अंदर से लगा लेना। उसी दिन सीमा गांव के बाजार से अच्छे तरबूज का बीज खरीद कर ले आई और अपने छोटे से खेत में बीज को लगा दी। उस बीज को हर दिन देखभाल करती, पानी देती। कुछ हफ्तों में तरबूज तैयार हो जाता है। अब यह तरबूज पककर तैयार हो गया है, इसे मैं गांव में ही बेचती हूँ। सीमा अपने तरबूज को घर ले जाकर अपने ठेले पर प्यार से सजाती है। परी बेटा, घर पर ही रहना, बाहर बहुत गर्मी है। मैं खाना बनाकर रख दी हूँ, भूख लगेगी तो खा लेना। मैं गांव में तरबूज बेचने जा रही हूँ। माँ, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं घर पर ही रहूंगी और खाना भी खा लूंगी। सीमा गांव में तरबूज का ठेला लेकर तरबूज बेचने निकल जाती है। तरबूज ले लो भाई, तरबूज, मीठी मीठी तरबूज ले लो। तरबूज खाकर गर्मी में अपनी प्यास को बुझाओ। तरबूज ले लो, तरबूज। ऐसा कहकर सीमा गांव में घूम घूम कर तरबूज बेचने लगती है। तेरे तरबूज तो बड़े बड़े हैं, महंगे होंगे। नहीं चाहिए बहन। दाम नहीं, स्वाद देखिए भैया, एक बार ले जाइए। दीदी मेरी तरबूज ले लो, दीदी मेरी तरबूज ले लो, सुबह से किसी ने नहीं खरीदा है। हमारे घर में पहले से तरबूज है, तू कल आना। शायद किस्मत अभी सो रही है। चलो फिर कल कोशिश करती हूँ। सीमा की तरबूज किसी ने नहीं खरीदा। बड़ी उदास मन से सीमा घर की ओर लौट रही थी। वो जैसे ही पेड़ की छांव के पास पहुंची, उसकी नजर पड़ी। एक बूढ़ी औरत जमीन पर बेसुध पड़ी थी। शरीर पसीने से तर, चेहरा पीला और होंठ सूखे। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? अम्मा जी, अम्मा जी, सुनिए, आंखें खोलिए। सीमा ने तुरंत बूढ़ी अम्मा के ऊपर पानी छिड़का, फिर थोड़ी सी आंखें खोली और बोली, पानी, थोड़ा पानी। सीमा तुरंत ठेले के पास गई और पानी का बोतल लाकर बूढ़ी माँ को पिलाई। तू कौन है बेटी? अम्मा जी, बातें बाद में, पहले आपको घर ले चलती हूँ। वहाँ बैठिए, छाव है, पानी है, खाना भी दूंगी। सीमा ने बड़ी मुश्किल से बूढ़ी औरत को सहारा देकर ठेले पर बैठाया। कुछ तरबूजों को किनारे करके जगह बनाई और उन्हें सावधानी से बिठाया। सीमा ठेले को धीरे धीरे घर की ओर ले चली। रास्ते में लोग देखते रहे। अम्मा, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। बूढ़ी अम्मा ने बड़ी प्यार से खाना को खाती है और सीमा से पूछती है, बेटी, तुम तरबूज बेचने का काम करती हो? हाँ अम्मा, मैं आज पहली बार तरबूज बेचने गांव में गई थी, पर किसी ने मेरी तरबूज को नहीं खरीदा। तू चिंता मत कर बेटी, गांव में लोग मुंह देखकर सामान खरीदते हैं, तो गांव के बाजार में जाकर तरबूज का ठेला लगाया कर। वहां पर लोग दूसरे गांव से भी आते हैं और तुम्हारे तरबूज वहां पर अवश्य ही बिकेंगे। यह कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है और अगले दिन ही सीमा गांव के बाजार में तरबूज का ठेला लेकर निकल पड़ती है। सीमा अपनी तरबूज का ठेला भीड़ की जगह पर ही लगाती है और इस बार सीमा की तरबूज बाजार में हाथों हाथ बिक जाती है और उसकी अच्छी कमाई होती है। दूर खड़ी होकर सीमा की भाभी यह सब देख रही होती है। अच्छा, तो सीमा तरबूज का व्यापार करती है और उसकी तो इतनी अच्छी कमाई भी हो रही है।
क्यों ना हम भी अपने खेत में तरबूज लगाएं? अगले दिन सीमा की भाभी काजल भी तरबूज की बीज लेकर अपने खेत की ओर निकलती है और बीज को खेतों में डालती है। काजल तरबूजों को जल्दी बड़ा करने के लिए अपने खेत में जमकर पैरासाइट का उपयोग करती है। इस तरह उसके तरबूज जल्द ही बड़े हो जाते हैं। हाँ, मजा आ गया अपने तरबूज को देखकर। बहुत पैसे कमा लिए सीमा ने। अब मेरी भी बारी आ गई पैसे कमाने की। एक तरबूज को फोड़ कर देखती हूँ। काजल जब तरबूज को फोड़कर देखती है तो वह पाती है कि तरबूज लाल नहीं हुए। ऐसा खेत में ज्यादा पैरासाइट का यूज करने के कारण होता है। अरे हमारे तरबूज तो लाल हुए ही नहीं, अब हम क्या करें? तभी काजल के दिमाग में एक तरकीब आती है। वह अपने सभी तरबूजों को लेकर घर पहुंचती है। काजल बाजार से लाल करने वाला केमिकल खरीद लाती है। इंजेक्शन के जरिए सभी तरबूजों को अंदर से लाल कर देती है। हाँ, अब हो गया। मेरे सारे तरबूज अंदर से लाल हो गए हैं। अब मेरे लाल लाल तरबूज बहुत बिकेंगे और सीमा से दुगना पैसा मैं कमा पाऊंगी। अगले दिन काजल गांव के बाजार में मात्र 3 रुपए किलो तरबूज बेचने बैठ जाती है। तरबूज ले लो भाई तरबूज, 3 रुपए किलो तरबूज ले लो, बिल्कुल सस्ते में और स्वाद में बिल्कुल मीठा तरबूज ले लो। 3 रुपये तरबूज सस्ते होने के कारण गांव के कुछ लोग उनसे तरबूज खरीद लेते हैं। अरे काजल, तरबूज तो बहुत सस्ते हैं। मुझे 5 केजी तरबूज चाहिए, पर मैं थोड़ा सा चखना चाहता हूँ पहले। मीठे भी हैं या नहीं? हाँ काका, लीजिए, पहले आप छक लीजिए, तभी आप तरबूज खरीदना। अब काजल वह बूढ़े आदमी को छकने को तरबूज देती है। जैसे ही वह बूढ़े आदमी तरबूज छकते हैं तो उन्हें बिल्कुल ही स्वाद नहीं लगता और वहां से तरबूज नहीं लेते। अरे काजल, ये तो देखने में सिर्फ लाल है और स्वाद तो बिल्कुल भी नहीं लगता। ऐसा लगता है कोई केमिकल डालकर बनाया गया हो। इस तरह से काजल का तरबूज कोई नहीं लेता है। सभी को सीमा के ही तरबूज खाना पसंद करते हैं। आइए भाई साहब, आइए, ताजे मीठे और प्राकृतिक तरीके से लाल तरबूज खाइए। ऐसे कहते ही सीमा के पास सभी कोई तरबूज खरीदने के लिए आ जाते हैं। यह सब बैठे बैठे काजल वहां से देख रही थी। उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आता है कि उसके पास से कोई भी तरबूज खरीदने नहीं आ रहा है। वह सोचती है, मुझे किसी भी तरह यह सीमा की बच्ची को ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। आज रात में सीमा के सारे तरबूज खेतों में से चुरा कर अपने घर ले आती हूँ। फिर रात होते ही काजल चुपके से रात में सीमा के तरबूज वाले खेत में आती है और धीरे धीरे सारे तरबूज को तोड़कर अपने घर ले जाती है। अगले दिन सीमा जब खेत पर जाती है तो वह देखी है कि उसके तरबूज तो एक भी नहीं है। इस समय वह हताश होकर वहां बैठ जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या आपको मेरी तरक्की नहीं देखी जाती? कौन चोरी करके ले गया मेरा सारा तरबूज? आज मैं क्या करूंगी? तभी वहां से वह बूढ़ी औरत जाती है जो सीमा ने उसे बेहोश व्यवस्था में पाया था। अरे सीमा बेटी, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? क्या ही बताऊं आपको अम्मा, मेरी मेहनत सब बेकार हो गई। मेरे इतने अच्छे तरबूज किसी ने चोरी कर लिया। बेटी रो मत, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। तुम फिर से अपने खेत में तरबूज लगाओ, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ये कहकर वह बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है। जब सीमा अपने खेत को देखती है तो उसे एक बड़ा सा चमकदार तरबूज दिखता है। इतने बड़े तरबूज को देखकर सीमा चौंक जाती है। तभी मानो की देवी प्रकट होती है। कैसी हो सीमा बेटी? यह एक जादुई तरबूज है। मैंने देखा है कि तुमने अपने फसल उगाने के लिए बहुत मेहनत की थी। ये उसी का इनाम है। यह लो छड़ी। जब तुम इस छड़ी को तरबूज पर 3 बार मारोगी तब तरबूज जूस से भर जाएगा और ऊपर वाले डंठल को हिलाओगी तो जूस देना बंद हो जाएगा। अगर तुम उसे डंठल को नहीं हिलाओगी तो जूस निकलते रहेगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना। जूस बेचकर तुम बहुत सारे पैसे कमा सकती हो। ये कहकर देवी वहां से गायब हो जाती है। सीमा अपनी वह बड़े से तरबूज को अपने सिर पर उठाकर अपने घर ले जाती है और अपनी बेटी परी को बताती है। परी बेटा, ये देखो,
गांव की देवी ने हमारी ईमानदारी और मेहनत को देखकर प्रसन्न हुई है और यह मुझे इनाम में जादुई तरबूज दी है। इसके ऊपर 3 बार इस छड़ी से मारने पर इसमें जूस से भर जाएगा और ऊपर के डंठल को हिलाने पर तभी जूस बंद होगा, नहीं तो जूस निकलते रहेगा। देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। फिर सीमा ने तरबूज के ऊपर 3 बार छड़ी से मारी। तब तरबूज जूस से लबालब जिससे भर गया और 1 गिलास जूस परी को निकाल कर दी और ऊपर के डंठल को हिलाकर बंद कर दी। परी यह सब देखकर बहुत खुश हो गई। अगले दिन सीमा तरबूज का जूस पिलाने का काम शुरू करती है। अरे सीमा बहन, तुम्हारे जूस तो बहुत ही स्वादिष्ट है। 1 गिलास मुझे और देना। हाँ भैया, लीजिए। सेहत के लिए तरबूज का जूस तो बहुत ही फायदेमंद होता है। देखते ही देखते सीमा के पास तरबूज का जूस पीने वालों की भीड़ लगने लगती है। जादुई तरबूज से सीमा की खूब कमाई होती है। कुछ ही महीना बाद सीमा अपने लिए एक बड़ा घर बनवा लेती है। सीमा की भाभी काजल सीमा की अमीरी को देखकर बहुत ही दुखी होने लगती है। अरे मैं तो आजकल सीमा को तरबूज का खेती भी करते नहीं देखी और ना ही कहीं से तरबूज लाते हुए। बस एक ही तरबूज लेकर जाती है और माथे पर लेकर आती है। इसी से इसकी इतनी कमाई हो रही है। आखिर बात क्या है, मुझे तो पता लगाना ही होगा। देखो परी बेटा, मेरी इस जादुई तरबूज की वजह से आज इतनी कमाई हुई है। अगर हमारे पास जादुई तरबूज ना होता तो हम आज भी गरीब ही होते। माँ, मुझे भी 1 गिलास तरबूज की जूस पिलाओ ना। फिर सीमा ने परी को जादुई तरबूज से जूस निकाल कर दी। यह सब खड़ा होकर बाहर खिड़की से काजल देख रही होती है। अच्छा तो यह बात है, मैं आज इसके घर से यह तरबूज गायब ही कर देती हूँ। फिर काजल रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही आधी रात होती है तो काजल सीमा के घर से जादुई तरबूज और छड़ी को लेकर अपने घर भाग जाती है। अब मैं बन जाऊंगी गांव की सबसे अमीर औरत और जब सुरेश जेल से छुटकर आएंगे तो वह देखकर हैरान ही हो जाएंगे। पहले मैं घर में ही 1 गिलास जूस पीकर देखती हूँ, फिर कल से बाजार में लेकर इस जादुई तरबूज को जाऊंगी। फिर काजल अपनी छोटी सी रसोई घर में गई और जादुई तरबूज से जूस निकालने लगी। उसे जूस निकालना तो पता था, मगर बंद करने का तरीका पता नहीं था। देखते ही देखते जूस से किचन भरने लगा। वह बहुत कोशिश कर रही थी जूस को रोकने की, पर उसे बंद करने का उपाय पता ही नहीं था। धीरे धीरे जूस से रसोई घर भरने लगा और काजल के सर के पार चला गया और काजल किचन में ही डूब गई। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। जो अधिक पाने के लालच में होता है वह अक्सर सब कुछ खो देता है।